बात होगी कोरोना की, क्योंकि इसकी मार से पूरा देश करा रहा है। हर दिन नए मरीजों के आंकड़े डरा रहे हैं और मौतें जिंदगी को हरा रही हैं। और दिल्ली में तो हालात जैसे हाथ से ही निकलते जा रहे हैं। दिल्ली की सबसे पहले बात कर ले, 24 घंटे में फिर कोरोना से मौत का सबसे ज्यादा आंकड़ा सामने आया है। 448 लोगों की कोरोना से जान चली गई है। हालांकि नए मामले 20,000 के करीब ही रहे। महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामलों में मामूली कमी आई है। जहां नए मामले 50,000 से नीचे हैं, वहीं मौत के आंकड़ों में भी कमी दर्ज की गई है। यूपी, एमपी, बिहार का भी हाल बेहाल है। हर राज्य आखिरी विकल्प लॉकडाउन की ओर देख रहा है। बिहार में लॉकडाउन का ऐलान हो सकता है, तो वहीं यूपी ने शराब की बिक्री पर कोरोना सेस लगा दिया है। इन तमाम खबरों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा है कि लॉकडाउन को लेकर केंद्र की क्या भूमिका है। वैक्सीनेशन के दाम को लेकर, लोगों को लगाने तक को लेकर केंद्र से पूछा है। हम केंद्र से जानना चाहते हैं कि अब चुनाव खत्म हो गए, ये कहना मोदी जी का कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं, जहां जहां जरूरी है कोई एक पॉलिसी बनाई जाए। वैक्सीन को लेकर भी संभ्रम है। सुप्रीम कोर्ट जानकारी मांग रहा है। हम मांग करते हैं कि न्यायालय जो फैसला करेगा करेगा, लेकिन मोदी जी देश में हेल्थ इमरजेंसी लागू करें और देश के सभी विपक्षी पार्टियों को बुलाएं, बैठे और कोई एक रणनीति के तहत इस संकट से लड़ा जाए। अकेले मोदी जी के बस का ये संकट से लड़ना नहीं। देखिए, भारत में जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिन रात एक करके लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि अपोजिशन अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन जनता की सेवा में पूरी तौर से सरकार 24 घंटे लगी हुई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में, और हर वो सुविधाएं जो एक नागरिक को चाहिए वो हम उसको पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, तो हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक हैं, हमने उनसे भी कहा है। DRDO के पहले से ही 500 बेड्स का सेंटर यहाँ पे चल रहा है। ऐसे सेंटर्स अगर और चल सकें तो और अच्छा होगा, लेकिन ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए इस समय हमें बहुत मदद की ज़रूरत है। और अगर जहाँ से भी, जिस सोर्स से भी मदद हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर से, सोशल सेक्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफरेंट विंग्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे मांग रहे हैं। कल हमें 440 टन ऑक्सीजन मिली है, मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है, जो कि 590 के अलोकेटेड कोटे से भी कम है। और इनफैक्ट दिल्ली में, जैसा मैंने कहा कि एट प्रेजेंट हमें 700 से ज़्यादा मीट्रिक टन चाहिए और धीरे धीरे हमें बेड भी बढ़ाने, तो हमें 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। दिल्ली की व्यवस्था है, उसके लिए दिल्ली सरकार ही जिम्मेवार है। और ख़ासतौर पे जब इनका जो फाइनेंशियल ईयरली बजट है, एक साल का बजट 10,000 करोड़ है। पिछले 7 साल से ये शासन में है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे इन्होंने पैसा उड़ाया है। ना ICU की व्यवस्थाएं बढ़ाई हैं, ना नए अस्पताल बने हैं, बल्कि 200-300 के आसपास 299 या 98 कुछ ऐसे मैटरनिटी सेंटर दिल्ली में थे, जो कि आज घट के 260 रह गए हैं। तो मैटरनिटी सेंटर्स बंद हुए हैं। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर का एक रिक्विजिशन होता है जो 24 घंटे चलना चाहिए। उसमें इन पेशेंट, आउट पेशेंट के भी चीज़ें होती हैं, उनको भी बंद किया गया है। देश भर से हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ हैं, सुशांत मेहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुमार अभिषेक हमारे साथ लखनऊ से हैं, रोहित सिंह पटना से जुड़ गए हैं, वहीं भोपाल से हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह हैं, मुस्तफा शेख मुंबई से जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले सुशांत, आपका रुख करते हुए, क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर्स की क्या संख्या है, इस पर कल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जानकारी दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी वैक्सीनेशन सेंटर्स कम है, वैक्सीन कम है, जिस तरीके से तैयारी होनी चाहिए वो नहीं है। कब तक हालात बेहतर होंगे, क्योंकि अब लोगों में एक तरीके से जो जागरूकता आई है वैक्सीन को लेकर, उसको लेकर तमाम लोग अब जुट रहे हैं वहां पर वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन वैक्सीन नहीं है। देखिए, जाहिर सी बात है, वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी चौड़ी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है, लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। कृष्णा नगर की स्थिति है,
आगे देखिए तमाम जो लोग हैं सुबह 7 बजे से यहाँ पर सेंटर के बाहर खड़े हुए हैं और लंबी लंबी कतारें जो है वो देखने को मिल रही है। सरकार की तरफ से 77 सेंटर्स जो है वो बनाए गए हैं, लेकिन जो पहले सेंटर्स केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए थे उन सेंटर्स पर भीड़ नहीं है। ये वो सेंटर्स हैं जो दिल्ली सरकार ने बनाए हैं और यहाँ पर कतारें, अगर इनको डिवाइड कर दिया जाए उन बाकी सेंटर्स पर तो भीड़ जो है वो कम हो सकती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन होना चाहिए वो यहाँ पर पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। सरकार लगातार ये बात कर रही थी कि लोग ज्यादा से ज्यादा बाहर ना निकले, लेकिन स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। यहाँ पर और भी लोग हैं, ये बताइए कि सर क्या व्यवस्था। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास और तमाम जानकारी आपसे लेंगे। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता भी दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार कुणाल, क्या अब ये कहा जा सकता है कि मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है, इन्फेक्शन रेट कम हो रहा है? दूसरा सवाल आपसे मेरा ये कि जो राजनाथ सिंह को डिप्टी सीएम की तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी उस पर क्या अभी तक कोई एक्शन हुआ है? सेना की तरफ से मदद मिली है? देखिए, पहला सवाल का हम जवाब देते हैं। जो मोर्टेलिटी रेट है वो 448 है, यानी 448 मौतें हुई हैं, तो निश्चित तौर पर मोर्टेलिटी बढ़ा है। पॉजिटिविटी रेट मामूली कमी आई है, 29% के आसपास बना हुआ है, लेकिन टेस्ट काफी कम हो गए हैं। कहीं भी 1 लाख से ज्यादा होते थे टेस्ट, अब महज 61,000 टेस्ट कल हुए हैं। तो 61,000 में अगर लगभग 20,000 पॉजिटिव आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि 30% के आसपास पॉजिटिविटी बनी हुई है। दूसरा जो सवाल है वो है सियासत का सवाल। सियासत इसलिए क्योंकि केंद्र दिल्ली सरकार पर डाल रही है, दिल्ली सरकार केंद्र पे डाल रही है। यहाँ पर एक तरीके से जो सामंजस्य होना चाहिए उसकी कमी दिखती है। सेना आएगी नहीं आएगी ये तो आगे की बात है, लेकिन एक उप मुख्यमंत्री का, आप ये ध्यान दीजिए कि राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री ने भी चिट्ठी नहीं लिखी है, उप मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी है। तो ये कहीं ना कहीं एक कोशिश है कि जो केंद्र का रवैया है वो और ज्यादा होना चाहिए। अगर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है तो केंद्र की जो गेंद एक दूसरे के पाले में यहाँ पर डाली जा रही है, जो बेहद चिंताजनक स्थिति है उसको अभी एड्रेस नहीं किया जा रहा है। ये तमाम पक्ष हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से जुड़ गए हैं। मुस्तफा, मुंबई में लॉकडाउन से काफी हद तक कोरोना को काबू करने में तो मदद मिली है, लेकिन वहां पर जमीनी हालात क्या है? वैक्सीनेशन को लेकर पॉजिटिविटी रेट क्या है, डेथ रेट क्या है इस वक्त ताजा स्थिति? जी बिल्कुल, अगर आप फ्रेश केसेस की भी बात करें तो 2600 केसेस कल मुंबई में आए थे, जो कि मार्च के अभी तक के सबसे कम केसेस है। तो एक तरह से जो वेव था आप कह सकती हैं कि वो प्लेटू होता दिख रहा है। टेस्ट कम हो रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अगर आप देखें तो ये हम बीकेसी जंबो सेंटर पर है, यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर तक भीड़ है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अंदर भी कितने ज्यादा लोग हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन सेंटर काफी अंदर जाकर फैसिलिटी में बनाया गया, उसके बाद ही बाहर से दिख रही है। अब ये समझ लीजिए कि 4 से 5 दिन के बाद 45+ लोगों के लिए वैक्सीनेशन फिर से शुरू किया गया है। साथ ही साथ जो 18 to 45 के लोग हैं वो भी वैक्सीनेशन ले रहे हैं। लेकिन जब टोटल डोजेस की हमने जानकारी ली तो 900 डोजेस इस सेंटर पर अवेलेबल है, यानी कि 9 से 10 बजे तक में वैक्सीन यहां पर खत्म हो जाएगी। और यही हाल बाकी के वैक्सीनेशन सेंटर्स का भी है। लोग काफी ज्यादा तादाद में वैक्सीन लेना चाह रहे हैं। मुंबई के लिए वैक्सीन लेने के लिए सही समय भी है, क्योंकि केसेस कम हुए हैं। सेकंड वेव अभी आप कह सकते हैं केसेस कम शुरू हुए, तो वैक्सीनेशन का सही टाइम है। लेकिन इस पे यूटिलाइजेशन तभी हो पाएगा जब और ज्यादा डोजेज महाराष्ट्र सरकार के पास, बीएमसी के पास होंगे। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। कुमार, धीरे धीरे करके किश्तों में वहां पर लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, 1 दिन 2 दिन, अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इसी तरीके से एक्सटेंशन भी किया जाए। क्या खबरें मिल रही हैं? ये लॉकडाउन जो उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है, धीरे धीरे ये और ज्यादा कड़ा और सख्त हो सकता है? देखिए, ये 2 दिन का जो और लॉकडाउन, जो एक्सटेंडेड लॉकडाउन है, दरअसल इसे गांव के लिए बढ़ाया गया है। गांव और छोटे कस्बों में चूंकि कोरोना अपने पांव पसार रहा है, इसलिए बड़े पैमाने पर सरकार का दावा है कि सैनिटाइजेशन और लोगों तक मेडिकल हेल्प पहुंचे, इसलिए 2 दिनों तक के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में ये एक्सटेंडेड लॉकडाउन है। राहत की खबर थोड़ी ये है कि जो ग्राफ है वो नीचे आया है। यहां तक कि कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो प्रवक्ता है उन्होंने भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में थोड़ा स्थिर होने की स्थिति दिखाई दे रही है। 29,000 से ज्यादा अभी कुल मामले आए हैं पिछले 24 घंटे में, लेकिन मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। मौतों का आंकड़ा 250 से 300 के बीच इस वक्त भी बना हुआ
हुआ है। रही बात लखनऊ को थोड़ी राहत कह सकते हैं, 6000 जो केस हम पिछले हफ्ते 10 दिन पहले देख रहे थे वो 3000 पर आया है, लेकिन अभी भी अस्पतालों में जो ऑक्सीजन की जो दिक्कत है वो थोड़ी चल रही है। आपके पास हमारे संवाददाता रोहित सिंह इस वक्त पटना से जुड़ गए हैं। रोहित, कल हमने एक रिपोर्ट देखी थी, आरा के एक अस्पताल की रिपोर्ट थी, क्या हाल है वहां पर? ये साफ तौर पर उस रिपोर्ट में दिखाई दे रहा था। उस रिपोर्ट के बाद प्रशासन ने संज्ञान भी लिया था, लेकिन ये महज एक मामला है। ऐसे तमाम अस्पताल होंगे पूरे बिहार में जहां पर सुध लेने वाला ही कोई नहीं है। बिल्कुल, देखिए, पटना हाईकोर्ट ने भी जो है इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और कहा है कि ऐसा लगता है कि कोरोना को हैंडल करने में नीतीश कुमार सरकार जो है वो उसका पूरा तंत्र जो है वो असफल हो चुका है, फेल हो चुका है। और ऐसे में सवाल उठाया कल पटना हाईकोर्ट ने कि आखिर सरकार कब लॉकडाउन लगाने जा रही है बिहार में, जिसके बाद आनन फानन में कल नीतीश कुमार ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और आज एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक होनी है तकरीबन 11:30 बजे। और ये लगभग तय माना जा रहा है कि बिहार में कम से कम 10 दिन से लेकर 14 दिन तक का जो है वो लॉकडाउन लगाया जा सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है कि अगर लॉकडाउन का ऐलान नहीं होता है तो फिर हाईकोर्ट ही कोई कड़ा फैसला लेगी बिहार में कोरोना के हालात को काबू में लाने के लिए। ठीक है, और रवीश पाल सिंह की तरफ अब बढ़ लेते हैं, उनका रुख करते हैं। रवीश, जिस तरीके से मध्य प्रदेश की स्थिति भी बाकी राज्यों से अलग नहीं है, वहां पर आप अलग अलग अस्पतालों में जाते होंगे, क्या व्यवस्था है, क्या सिस्टम है, किस तरीके से सरकार की तरफ से अब एक्स्ट्रा कुछ किया जा रहा है? क्योंकि अब हम उस स्थिति को पार कर गए हैं जहां पर आप क्राइसिस मैनेजमेंट कर सकते थे, क्योंकि अब तो इमरजेंसी मैनेजमेंट करना है। बिल्कुल सही कहा है आपने, क्योंकि क्राइसिस मैनेजमेंट का दौर तो तब शुरू होना था जब ये लहर मध्य प्रदेश में आई थी, इसने हिट किया था राज्य को, लेकिन वो हुआ नहीं। और यही वजह है कि हम बीते 15-20 दिनों से अगर देखें तो भले ही सरकारी अस्पताल हो जो कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं या फिर निजी अस्पताल हो, बेड की भारी मारामारी है। ज्यादातर लोगों को इसीलिए होम आइसोलेशन में मध्य प्रदेश में रखा गया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के लिए जो दूसरी सबसे चिंता की बात थी वो है ऑक्सीजन की उपलब्धता। ऑक्सीजन की उपलब्धता ना के बराबर थी मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश प्रोडक्शन नहीं करता ऑक्सीजन का और ये पूरी तरीके से निर्भर करता है दूसरे राज्यों पे। जैसे तैसे करके सरकार ने इस दूसरी लहर में दूसरे राज्यों से सामंजस्य बैठा करके केंद्र सरकार से आग्रह करके मध्य प्रदेश के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता कराई है और करीब करीब 500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोजाना मध्य प्रदेश को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के लिए इन विपरीत परिस्थितियों में थोड़ी सी राहत की खबर यह है कि बीते 4 दिनों से जो कोरोना के मामले हैं वो स्थिर बने हुए हैं, पॉजिटिविटी रेट लगातार नीचे गिर रहा है और अब जो बड़ा ऐलान हो गया है वो कि वैक्सीनेशन जो टल रहा था मध्य प्रदेश में इतने दिनों से 1 मई से शुरू होना था, अब आखिरकार वो 5 मई से शुरू हो सकेगा। तो कहीं ना कहीं एक मामूली राहत की खबर फिलहाल मध्य प्रदेश की निकल रही है, लेकिन लॉकडाउन अभी नहीं हटेगा, ये तय है 10 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। राज्यवार स्थिति यहाँ पर हमारे तमाम संवाददाता बताते हुए कि कैसे वहां पर एक के बाद एक चुनौतियां सामने आती जा रही हैं। अब बात बंगाल चुनाव के बाद की हिंसा की करेंगे। बंगाल का रक्त चरित्र क्या कभी नहीं बदलेगा? क्या बंगाल अपने सियासी खूनी इतिहास में जीता रहेगा? राज्य में ममता की सरकार बनने के बावजूद भी खूनी हिंसा का दौर जारी है। आरोप यही है कि बीजेपी दफ्तर जलाए गए हैं, उनकी तरफ से बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान चली गई है और अब दिल्ली में बीजेपी आलाकमान चुनावी हार के बाद भी मिशन बंगाल पर चल पड़े हैं। जेपी नड्डा आज बंगाल जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, तो वहीं लेफ्ट ने भी टीएमसी को हिंसा पर कसूरवार ठहराया है। राज्यपाल ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही राज्य में सियासी हिंसा का नया दौर शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल के आरामबाग के बीजेपी दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके पार्टी दफ्तर के बाहर हंगामा किया, जिसका नतीजा हिंसा के रूप में देखने को मिला। इसी तरह की हिंसा नंदीग्राम में देखने को मिली, जहां बीजेपी ने दफ्तर में तोड़फोड़ करने का इल्जाम टीएमसी पर लगाया। नंदीग्राम में दीदी की हार से नाराज उनके समर्थकों ने शुभेंदु अधिकारी के काफिले को भी निशाना बनाया। हल्दिया में शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर पत्थर बरसाए गए। कूच बिहार में बीजेपी के एक उम्मीदवार की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। कूच बिहार में ही बीजेपी के एक ऑफिस में भी तोड़फोड़ के आरोप लगे। कोलकाता में भी बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई। यहाँ पर बीजेपी समर्थकों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया। पश्चिम बंगाल में हिंसा का पुराना इतिहास रहा है, लेकिन बीजेपी और तृणमूल के बीच सियासी रंजिश इतनी गहरी हो चुकी है कि राज्य में कब कहां हिंसा हो जाए कहा नहीं जा सकता। हालांकि ममता बनर्जी ने हिंसा की जांच करवाने का भरोसा दिया है। ये ठीक नहीं है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दे आर गिविंग सम फोटोग्राफ्स दैट इज ओल्ड वन। ये उसका हैबिट है। ओल्ड राइट का फोटो लगा के, बाहर का फोटो लगा के, हमको पता है सब। वो हम लोग पुलिस को बोला है उसको निकालने के लिए और उसको विड्रॉ करने के लिए। हिंसा के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पहले पुलिस महानिदेशक को समन किया और फिर बाद में राज्य के गृह सचिव से भी हिंसा पर रिपोर्ट मांगी। इस हिंसा पर केंद्र ने भी राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद शुरू हुई हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। बीजेपी का इल्जाम है कि जानबूझकर उसके नेताओं और दफ्तरों को निशाना बनाया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी से टीएमसी कार्यकर्ता खासे नाराज हैं, जिन्होंने नंदीग्राम से ममता को हराकर एक बड़ा उलटफेर कर दिया, जिससे टीएमसी के कार्यकर्ता बेहद खफा है। अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। बंगाल में जितना शोर हिंसा का हो, उतना जोर सियासत का भी है। बीजेपी टीएमसी एक दूसरे पर आरोपों के आक्रमण में जोर दिखा रही है। महामहिम राज्यपाल के पास हम एक निवेदन लेके आए थे, मेमोरेंडम। चुनाव उपरांत जो हिंसा बंगाल में शुरू हो गया है, 24 घंटा में 9 लोगों की मृत्यु हुई है, सैकड़ों हजारों घर तोड़ा गया है, कई लोगों को घायल किया गया है। पूरा प्रदेश में भय का वातावरण है। बस्ती में जाके हमारे सपोर्टर के घर में ताला मार दिया जाता है, घर तोड़ दिया जाता है। कई पार्टी ऑफिस कब्जा कर लिया गया है तो जला दिया गया है। हजारों लोग घर छोड़ करके शहर में आ गए हैं, कोई भागे हुए अपने रिश्तेदार के घर है। इस प्रकार भय का वातावरण, इससे बंगाल को मुक्ति होनी चाहिए, इसलिए चुनाव हुआ था। और पार्टी जो सत्ता में है वो अभी हाथों पर हाथ बांध कर बैठा हुआ, पुलिस भी निष्क्रिय है। इसलिए महामहिम राज्यपाल के पास हम निवेदन लेके आए थे। सरकार को चल रहा है वो हिंसा को नियंत्रण करे। हम लोग तो पूरा उस पर काबू करने का कोशिश कर रहे हैं। हम इसमें विश्वास नहीं करते। ऐसे ही तो लोग बीजेपी को रिजेक्ट किया है, हमें हिंसा करने का जरूरत भी किया है। कैलाश विजयवर्गीय डे 1 से ये बढ़ा के बोले हैं फिगर्स। हम चाहते हैं कि वो इन 9 लोगों का नाम, पता और डिटेल को खुलासा करे। दूसरी बात है वो कहाँ कहाँ आगजनी हुआ है वो खुलासा करे। हम बार बार कहते हैं कि हम हिंसा नहीं चाहते हैं, हमारा सरकार आया है, हम शांति चाहते हैं। मंत्री जी को भी इसकी जानकारी दी है और मुझे जो जानकारी मिली है कि गृह मंत्रालय ने भी राज्य सरकार के गृह सचिव से पूछताछ की है कि आफ्टर इलेक्शन कितने वायलेंस हुए, इसकी हमें जानकारी दें। और चूंकि पुलिस में दर्ज ही नहीं हुए, पुलिस दर्ज ही नहीं कर रही है, और इसलिए क्या जानकारी देगा गृह सचिव? वो तो कह देंगे कि कोई जानकारी नहीं हुई। अभी बेशर्मी के साथ ममता जी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारा गया। एक कार्यकर्ता, कोई आज के समय में कोई सोच सकता है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को हाथ लगा दे, पर बेशर्मी से ममता जी कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारा बीजेपी के लोगों ने, जबकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर में ढूंढ के मारा जा रहा है, उनकी पिटाई हो रही है। और पता नहीं कितने कार्यकर्ता घर छोड़कर चले गए, उनके घर की महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है। बहुत ही खतरनाक स्थिति है बंगाल। সকলের সামনে আমি একটাই কথা অ্যাপিল করব সবাইকে, আমার সকল ভাই বোনেদের, যে বাংলার শান্তিপ্রিয় জায়গা, সংস্কৃতিপ্রিয় জায়গা, সম্প্রীতিপ্রিয় জায়গা। নির্বাচন হয়েছে, নির্বাচনে হার জিত হয়েছে, আবহাওয়া গরম হয়েছে, কখনো কখনো আবহাওয়া ঠান্ডা হয়েছে।
এবং বিজেপি অনেক অত্যাচার করেছে, এটা আমরা জানি। সেন্ট্রাল ফোর্সেস অনেক অত্যাচার করেছে, আমরা জানি। তা সত্ত্বেও আমি সবাইকে বলবো যে শান্ত থেকে, যেন আমরা কেউ কোনো ভায়োलेंस ना। यूपी में कोरोना के आगे सारे सिस्टम जैसे खुद बीमार हैं। 29,000 नए मामलों और मौत पर मौत से एक अजीब सी खामोशी जिंदगी में कैद हो गई है। इन सब के बीच सरकार ने शराब की बिक्री पर सेस लगाने का फैसला किया है। जी हां, 10 से 40 रुपए अब एक्स्ट्रा शराब की बिक्री पर देने होंगे। महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, जिस लॉकडाउन को प्रधानमंत्री ने आखिरी विकल्प बताया, उसका इस्तेमाल अधिकतर राज्य सरकारें न सिर्फ कर चुकी है, बल्कि रोज नई नई पाबंदियां जनता पर लगा रही है। इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जहां पर साप्ताहिक लॉकडाउन को 2 दिन आगे बढ़ा दिया गया। उत्तर प्रदेश में किश्तों में बंदिशें बढ़ाई गई। पहले सरकार ने 15 अप्रैल को 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया, फिर 29 अप्रैल को 3 दिन का वीकली लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया, जो शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक चलता था, जिसे आज 2 दिन और आगे खिसका दिया गया। यानी यूपी में अब गुरुवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगा रहेगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग ऑक्सीजन और अस्पताल में बेड के लिए भटक रहे हैं, जिस पर काबू पाने के लिए हाई कोर्ट तक लॉकडाउन लगाने को कह चुका है। देश भर की सरकारें लॉकडाउन का विकल्प आजमा रही हैं। महाराष्ट्र में 14 अप्रैल को लॉकडाउन जैसा कर्फ्यू लगाया गया, फिर इससे पहले 1 मई और फिर 15 मई तक बढ़ा दिया गया। दिल्ली दोबारा संपूर्ण लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य बना। 19 अप्रैल से शुरू हुई ये पाबंदियां 10 मई तक जारी रहेंगी। राजस्थान में 18 अप्रैल को आंशिक लॉकडाउन लगाया गया, फिर 28 अप्रैल को जन अनुशासन पखवाड़ा नाम देकर लॉकडाउन जैसी पाबंदियां जनता पर लगा दी गई, जो अब 17 मई तक जारी रहेंगी। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते केस को रोकने के लिए सरकार ने आज अगले 7 दिन तक लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। ओडिशा में 5 मई से 14 दिन का लॉकडाउन लग रहा है, जो 19 मई तक चलेगा। कोरोना के मामले सारे देश में बढ़ रहे हैं, जिसकी तैयारी किसी भी राज्य सरकार ने नहीं की। इसीलिए हर राज्य के स्वास्थ्य विभाग इस महामारी के आगे घुटने कोई ना सुने गुहार तो खामोश हो जाती है पुकार। जी हां, कोरोना मरीजों के रिश्तेदार कहां जाएं, क्या करें, अस्पताल बेड ना दे, सरकारें ऑक्सीजन ना दे पाएं, तो सरकार के झूठे वादे मजाक से कम नहीं लगते। हम 9:30 बजे का लमसम में भर्ती किया है। यहाँ पे वेंटिलेटर लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, लेकिन कोई भी डॉक्टर अभी तक ट्रीटमेंट के लिए नहीं पहुंचे वहाँ पे। मैं जा कर दवाई लिखवा के आ रहा हूँ वहाँ से स्टाफ कोटा से। ठीक है, बाहर से बोले लाने के लिए टेप भी है, मरीज को टेप मारना है, सुई इंजेक्शन लगाने के लिए वो भी नहीं है, वो भी बोल रहे हैं कि बाहर से लेकर आइए। इलाज हो रहा है, लेकिन पूरा मतलब कल से ना वॉशरूम में पानी है, ना लैट्रिन में पानी है। अब पेशेंट जाएगा तो उसमें जाएगा कैसे? अब इसमें खिलाना भी ज़रूरी है। अगर आप खिला रहे हैं, खाना खाएगी तो ऑब्वियसली है कि वॉशरूम जाएगी, तो वो पेशेंट भिनकेगा, तब वो खाना नहीं चाह रहा है, तो और कमज़ोर होते जा रहा है, वीकनेस। सर, बहुत सारे न्यूज़ों पे यहाँ का नंबर मिला हुआ है कि इस पर कॉल कीजिए। कॉल करने के बाद वही हाल है, नीचे ऊपर से अगर
दवा लिखा जा रहा है, नीचे आके मांगने पे मिल नहीं रहा है। प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर इंजेक्शन ही लग रहा है पेशेंट को और ऑक्सीजन मिल रहा है यहाँ पे, इसलिए हम लोग इसलिए सस्टेन कर रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन मिल रहा है, बाकी जगहों पे ऑक्सीजन नहीं है। जाना हो जा सकते हैं, आप कहिए तो हम डिस्चार्ज कर दें। मेन स्थिति यही है, लेकिन वेंटिलेटर की सुविधा यहाँ नहीं है कारण उनको थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम है, खांसी हो जा रहा है और मतलब ऑक्सीजन ही डॉक्टर है यहाँ पे। अगर ऑक्सीजन चल रहा है तो समझिए कि आप जिंदा हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप जा रहे हैं कहने तो कोई उसका सुनवाई नहीं है। आप कहीं भी जाइए, HRCT अपने मन से करवाइए, यहाँ पे कोई करवाने वाला नहीं है। HRCT का देखिए, हम जांच लेके सभी डॉक्टर के पास घूम लिए लेकिन कोई नहीं बोल रहा है कि हम देखेंगे। 1 घंटा से रुक दिए, अब हमको तो बुझा ही नहीं रहे हैं कि कहाँ हम ले जाएं। क्या बोले डॉक्टर? बेड खाली रुकने को भी बोला, बेड इंतजार कुछ नहीं बोला डॉक्टर जी, बोला बेड नहीं है। हाँ बोले कि बेड नहीं खाली है, हम क्या करें? कहाँ ले जाएंगे आप पिताजी को? अब हम कहाँ ले जाए, हम तो कुछ बुझा नहीं रहा है, लेके 4 दिन 5 दिन घूम रहे हैं। इसलिए फोन किए थे तो बोले हैं कि ले नहीं ले जाओ सदर अस्पताल, वहाँ आपको ऑक्सीजन है, मिल जाएगा वहाँ। ना अवेलेबल बेड भी नहीं है, बोले कि जो पहले से लगा रखे हैं उनको हम निकाल भी नहीं सकते हैं, तो अभी आप वेट करने के लिए भी नहीं बोलेंगे कि आप वेट कर सकते हैं इतना देरी। कोरोना काल में क्या बेवजह सीटी स्कैन मुसीबत बढ़ा सकता है? क्या बार बार सीटी स्कैन आगे चलकर कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है? एम्स के डायरेक्टर की चेतावनी सुननी और गौर से समझनी चाहिए। जो हम कहते हैं सीटी स्कैन और बायोमार्कर्स, क्योंकि उसका बहुत मिसयूज हो रहा है और वो नुकसानदेह भी हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो सीटी स्कैन आजकल बहुत ज़्यादा लोग करा रहे हैं और ये सोचते हैं कि जब भी उनकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो एकदम सीटी करा लें। सबसे मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि शुरू में सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। माइल्ड जो आपको अगर इन्फेक्शन है, माइल्ड कोविड है, तो सीटी से कोई फ़ायदा नहीं है। सीटी में कुछ पैचेस आएंगे। कई स्टडीज़ हुई हैं, एक स्टडी हुई है जिन्होंने एसिम्प्टोमेटिक लोगों में सीटी देखा और ये पाया कि 30 से 40% एसिम्प्टोमेटिक लोग जिनको कोई लक्षण नहीं है, सिर्फ उनका कोविड पॉजिटिव है, उनके सीटी में भी कुछ पैचेस आते हैं और वो अपने आप बिना ट्रीटमेंट के ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए सीटी कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, स्पेशली अगर आपको माइल्ड इलनेस है, आप होम आइसोलेशन पे हो और आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई ऐसे कोई लक्षण नहीं है। दूसरा, इसका नुकसान समझने की ज़रूरत है। अगर हम एक सीटी कराते हैं, इट इज़ इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 300 to 400 चेस्ट एक्सरेज। आपने एक सीटी कराया तो आप ये समझ लें कि आपने अपने 300 एक्सरे करा लिए चेस्ट के। और ये भी डेटा है IAEA का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी डेटा है, जो रेडिएशन प्रोटेक्शन इन मेडिसिन की बात करते हैं, कि बार बार स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। तो आप अपने आप को नुकसान ही ज़्यादा करा रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं और उससे बाद में कैंसर होने का चांस बढ़ सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, माइल्ड डिजीज़ है और सैचुरेशन ठीक है, तो प्लीज़ सीटी ना कराएं। सीटी तभी कराने की ज़रूरत पड़ती है अगर आपको मॉडरेट इलनेस है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, और अगर डाउट हो तो पहले चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए, उसके बाद ही सीटी स्कैन कराएं। दूसरा है बायोमार्कर्स। बायोमार्कर्स का मतलब कि आजकल लोग कोविड पॉजिटिव हुआ तो ब्लड टेस्ट कई करा लेते हैं, अपना CRP देख लेते हैं, ब्लड CBC देख लेते हैं, डी डाइमर देख लेते हैं, LDH देख लेते हैं, फेरेटिन देख लेते हैं। फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको माइल्ड इलनेस है, होम आइसोलेशन पे हैं, अगर आपकी सैचुरेशन ठीक है और कोई और लक्षण नहीं है, बुखार भी ज़्यादा नहीं है, तो इन सारे बायोमार्कर्स का करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे पैनिक रिएक्शन ही ज़्यादा होगा। ये सारे बायोमार्कर्स एक्यूट फेज रिएक्टेंट है, मतलब अगर आपके बॉडी में कभी भी इन्फ्लेमेशन होगी तो ये बढ़ेंगे। अगर आपको फिंसी हुई, कोई जख्म हुआ, दांत में इन्फेक्शन हुआ, तो भी ये सब बायोमार्कर्स बढ़ेंगे, क्योंकि एक बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है। तो इससे ये नहीं पता चलता कि आपकी बीमारी जो है वो बढ़ गई है। लोग ये घबरा जाते हैं कि मेरा CRP बढ़ गया इसलिए अब मुझे स्टीरॉयड शुरू कर लेना चाहिए, और उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए मैं यही फिर से कहना चाहूँगा कि चाहे वो बायोमार्कर्स हों, चाहे CT स्कैन हो, माइल्ड केसेस में उसकी कोई इंडिकेशन नहीं है। और अगर आपको ये कराना है तो डॉक्टर की सलाह से, जब आपको मॉडरेट इलनेस हो तभी कराएं, और ये समझें कि इसका नुकसान भी हो सकता है और अननेसेसरी बायोमार्कर्स की रिलायंस के कारण ओवर ट्रीटमेंट हो सकता है, जिससे नुकसान हो सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि बायोमार्कर्स कैन बी मोर हार्मफुल। CT स्कैन तभी करना चाहिए अगर उसकी इंडिकेशन हो।
कुछ लोग ऐसे हैं जो हर 3 दिन बाद सीटी करा रहे हैं, और मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि उससे नुकसान ज़्यादा है। आप अपनी बॉडी को रेडिएशन एक्सपोजर कर रहे हैं जो बाद में नुकसानदेही हो सकता है। क्लियर है कि जो माइल्ड इलनेस लोग हैं, ज़्यादातर उनको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ दवाई लेना चाहें तो बेस्ड ऑन लिमिटेड डेटा और लिमिटेड जो हम कहते हैं सर्टेनिटी, आइवरमेक्टिन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं यही कहूँगा, क्योंकि हम ये देखते हैं अपने हॉस्पिटल में कि कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो अर्ली स्टेज में स्टीरॉइड्स ले लेते हैं, और ये समझना ज़रूरी है कि जो अर्ली स्टेज में आप स्टीरॉइड्स लोगे तो वायरस की रेप्लिकेशन को और बढ़ावा मिलेगा, और कई दफ़ा जो माइल्ड केसेस हैं उनको सिवियर वायरल निमोनिया हो जाता है, लंग्स में एकदम वायरस फैल जाता है, क्योंकि बड़े हाई डोज स्टीरॉइड्स उनको डे 1 से मिल जाते हैं। तो मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि स्टीरॉइड्स मॉडरेट इलनेस के लिए ही है। माइल्ड इलनेस में जब आप होम आइसोलेशन पे हैं, सैचुरेशन आपकी मेंटेन्ड है, अर्ली स्टेज में जो हम कहते हैं कि फर्स्ट 5 डेज में स्टीरॉइड्स का कोई रोल नहीं है, इट कैन एक्चुअली बी अगेन हार्मफुल। घर पे जो लोग रह रहे हैं, होम आइसोलेशन कर रहे हैं, उनको कुछ चीज़ें आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो अपने डॉक्टर से संपर्क करते रहें। कुछ जो वार्निंग साइंस हैं, जैसे आपकी सैचुरेशन कम हो रही है, 93 या 93 से कम हो रही है, या बेहोशी जैसी हालात हो रही है, सुस्ती ज़्यादा हो रही है, या छाती में दर्द बहुत हो रहा है, ऐसे जैसे वार्निंग साइंस हैं, तब एकदम आप डॉक्टर से संपर्क करें, और अगर ज़रूरत होगी तो फिर एडमिशन के लिए भी आपको सपोर्ट लेना चाहिए। जो लोग हाई रिस्क ग्रुप में हैं और होम आइसोलेशन कर रहे हैं, उनको ज़्यादा ध्यान रखने की, जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पे हैं, या क्रॉनिक लंग प्रॉब्लम है, या लिवर की प्रॉब्लम है, या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, इन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और डेफिनेटली रेगुलरली हेल्थ केयर वर्कर्स के टच में रहना चाहिए। कई जगह पे स्टेट गवर्नमेंट हैव मेड फैसिलिटीज़ कि आप किसी के टच में रह सकते हो, जो होम आइसोलेशन में आपके सुबह शाम आपको मॉनिटर करके आपका टेम्परेचर, आपके सैचुरेशन के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, तो वो करना बहुत ज़रूरी है। मॉडरेट इलनेस में मेनली 3 टाइप ऑफ ट्रीटमेंट जो हैं वो इफेक्टिव हैं। सबसे पहली जो ट्रीटमेंट है वो ऑक्सीजन थेरेपी है। ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो अ ड्रग। तो जो आपकी सैचुरेशन कम है तो वन मेन ट्रीटमेंट इज़ ऑक्सीजन। दूसरा, अब इस स्टेज में जब आपकी सैचुरेशन कम हो रही है, आपको मॉडरेट इलनेस है, तब स्टीरॉइड्स का रोल है, एंड देन स्टीरॉइड शुड बी गिवन। तीसरा जो ड्रग है वो है हम जो कहते हैं एंटीकोगुलेंट्स, क्योंकि ये हम जानते हैं कि कोविड-19 जो इन्फेक्शन है, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो और वायरल निमोनिया से अलग हैं कि ये ब्लड में क्लॉटिंग जो है उसको प्रमोट करती है, और उसके कारण जो फेफड़े में खून की नालियाँ, उसमें भी क्लॉट्स बन जाते हैं, जिसके कारण सैचुरेशन कम हो जाती है। कई दफ़ा क्लॉट्स जो हैं वो हार्ट में चले जाते हैं, जिससे हार्ट अटैक हो सकता है, या ब्रेन में चले जाते हैं, जिससे स्ट्रोक हो सकता है। इसलिए मॉडरेट केसेस में हम एंटीकोगुलेंट्स भी देते हैं, जिससे खून पतला रहे और उससे क्लॉटिंग ना हो। लेकिन फिर से ये कहूँगा कि अगर हम माइल्ड इलनेस में ये दे दें तो उससे नुकसान भी ज़्यादा हो सकता है, स्पेशली अगर मान लो किसी को अल्सर की बीमारी है और उसको ये दवाई तब दे दी जब ज़रूरत नहीं है, तो उसके पेट से ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसलिए अगेन टाइमिंग ऑफ द ड्रग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दूसरी ट्रीटमेंट है, और जो ये 3 ट्रीटमेंट जो हैं, ऑक्सीजन, स्टीरॉइड्स और एंटीकोगुलेंट्स आर द मेन ट्रीटमेंट। जो और ट्रीटमेंट है जो हम देते हैं एज इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, उसमें रेमडेसिविर आती है, एक ड्रग है टोसिजुलिमैब, और तीसरा है कन्वलेसेंट प्लाज्मा। ये सिर्फ तभी दिए जाते हैं अगर हमें लगे कि पेशेंट ज़्यादा डिटेरियोरेट कर रहा है, पर जो हमारे मेन ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी हैं वो वही 3 हैं, ऑक्सीजन, स्टीरॉइड्स और एंटीकोगुलेंट्स। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये 3 चीज़ें मिल रही हैं पेशेंट को, तो ही इज़ गेटिंग द राइट ट्रीटमेंट। और जो ट्रीटमेंट हैं, जैसे रेमडेसिविर है, कन्वलेसेंट प्लाज्मा है जो कहते हैं प्लाज्मा, या फिर टोसिजुलिमैब है, दीज आर ओनली अंडर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, और इसमें कोई स्ट्रॉन्ग इतना डेटा नहीं है। अगर आप कोविड से रिकवर कर गए हैं तो आपको दोनों डोज लगाने चाहिए। साइंटिफिक कम्युनिटी में ये है कि हम कहते हैं कि पहला डोज प्राइमिंग डोज है और दूसरा डोज बूस्टर डोज है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इन्फेक्शन हुआ वो प्राइमिंग डोज की तरह होगी, और अगर आप एक ही डोज लगाएं तो वो बूस्टर डोज हो सकता है। कई साइंटिस्ट का ये मानना है कि अगर हम इस डेटा को क्रिटिकली एवेल्युएट करें तो हो सकता है कि हमारे कुछ वैक्सीन के डोजेस बच जाएं जो हम और लोगों को दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमें और डेटा चाहिए जिससे हम ये कह पाएँ कि ये इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है।
इसलिए अभी तक जो गाइडलाइंस है वो ये कहते हैं कि अगर आप कोविड से रिकवर कर गए हैं तो आपको दोनों डोज लगाने चाहिए। अगर आपने 2 डोजेज ले लिए हैं और उसके बाद 2 हफ्ते और निकल गए हैं, क्योंकि 2 हफ्ते में आपकी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज अच्छी मात्रा में बन जाती हैं, तो यू आर सेफ फ्रॉम गेटिंग सिवियर डिजीज। इन्फेक्शन तभी हो सकता है, इन्फेक्शन और डिजीज में थोड़ा अंतर है। इन्फेक्शन का ये मतलब कि आपको कोविड से एक्सपोजर हुआ, आप किसी पेशेंट के टच में आए, आपके नाक और गले में वायरस ने थोड़ा रेप्लिकेट किया, आप औरों को इन्फेक्शन कर सकते हैं, लेकिन आपके जो बॉडी में इम्यूनिटी बनी है वैक्सीन से, वो डिजीज़ को वो इन्फेक्शन को आगे फैलने नहीं देगी, बॉडी में जाने नहीं देगी, इससे आपको डिजीज़ नहीं होगी, हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आईसीयू में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मोर्टेलिटी कम होगी। तो दी वैक्सीन डेफिनेटली प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिजीज़, इन्फेक्शन कैन स्टिल हैपन, और इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वैक्सीन के बाद भी बहुत ज़रूरी है। और ये कुछ डेटा इमर्ज हो रहा है हमारे कंट्री में भी कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई थी, अगर अब उनको एक्सपोजर हो रहा है तो देयर इज सम डेटा विच इज सजेस्टिंग दैट दे आर गेटिंग अ माइल्डर इलनेस। ये वेरिएंट्स हैं और इसमें एपिडेमियोलॉजिकल डेटा कलेक्ट किया जाता है कि जैसे आप पूछ रहे हैं इन्फेक्शियस ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा मोर्टेलिटी तो नहीं कर रहा है, या इम्यून एस्केप फिनोमेना तो नहीं है जिससे वैक्सीन की एफिकेसी कम हो जाए या री इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए। प्रिंसिपल वो उसके लिए रिसर्च है, प्रोजेक्ट्स हैं, और जैसे कहा गया कि नेक्स्ट ब्रीफिंग में उसके बारे में थोड़ा डिटेल भी दिया जाएगा। लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उससे कोई चेंज नहीं होता, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं चेंज होता, चाहे कोई भी म्यूटेंट हो। अगर हम अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, क्राउड्स ना बनने दें, तो वायरस का ट्रांसमिशन तो वैसे ही है, ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड है, ऐसे नहीं कि ये वायरस अब किसी और तरीके से फैल रहा है। सिमिलरली ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी वही है, दवाइयाँ कोई चेंज नहीं हुई, ऐसा नहीं कि इस वायरस के लिए अब कोई नई हमें दवाई बनानी पड़ेगी, ये दवाई असर नहीं कर रही। इसलिए मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, पब्लिक हेल्थ स्ट्रैटेजी में कोई चेंज नहीं है। लेकिन यस, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ व्हाट इज कुड बी द कॉज ऑफ राइज ऑफ केसेस, आगे वैक्सीन को मॉडिफाई करना है या कुछ उसके लिए कुछ करने की जरूरत तो नहीं है। उसके लिए जो है वो डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है। वो डेटा ऑलरेडी जो हमारा इंसाकॉग है, जो होल जीन सीक्वेंसिंग वायरस के कर रहे हैं, वो उसी को कर रहे हैं। स्टीरॉयड का डेटा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, ऑक्सीजन का डेटा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, एंटीकोगुलेंट का डेटा है कि ये इन दवाइयों से मोर्टेलिटी या डेथ्स कम हो सकती हैं, औरों का डेटा इतना स्ट्रांग नहीं है। तो अगर हम देखें तो ट्रीटमेंट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, एंड बिकॉज देयर इज़ अ नीड कि हम सब लोगों को इस बारे में ट्रेन करें, स्पेशली स्मॉलर सिटीज़ में, छोटे शहरों में, रूरल इंडिया में। तो उसी को देखते हुए एम्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक क्लिनिकल एक्सीलेंस प्रोग्राम शुरू किया है, जिससे हम वेबिनार कर रहे हैं, आज भी हम कर रहे हैं, फ्राइडे को भी हमने किया था, जहाँ पे हम रीजनल और स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मोर देन 1000 पीपल कम ऑन टू दैट वेबिनार, उस 1000 से ज़्यादा लोग वेबिनार पे आ जाते हैं, और हम कई चीज़ें उनसे यही डिस्कस करते हैं कि माइल्ड कोविड को कैसे मैनेज करना चाहिए, कौन सी दवाई देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए, जैसे मैंने अभी समझाया। ऑक्सीजन का क्या रोल है, कब ऑक्सीजन देनी चाहिए, कब नहीं देनी चाहिए, ऑक्सीजन का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, रेमडेसिविर और दवाइयों का क्या रोल है, और प्लाज्मा का क्या रोल है, और जैसे मैंने अभी कहा कि एक्सरे और सीटी का क्या रोल है। हमारी यही कोशिश है कि ये हम जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है इसको सिंप्लीफाई करें, एविडेंस बेस्ड करें, और सब लोगों को ये प्रोपोगेट कर पाएँ, इवन एट द रिमोटेस्ट लेवल। क्योंकि जैसे ये पैंडेमिक फैलेगा या और जगह पे जाएगा, तो हर एक डॉक्टर की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि हम इसको कैसे ट्रीट करते हैं, जिससे हमारी ऑप्टिमम ट्रीटमेंट हो और हम लोगों की जान बचा पाएँ। मेन एम इज़ टू ट्रीट प्रॉपरली एंड सेव लाइव्स, और इसीलिए ये जो प्रोग्राम है, क्लिनिकल एक्सीलेंस प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और एम्स इकट्ठे मिलकर कर रहे हैं, जिससे हर एक रीजन में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में हो या छोटे शहर में कोई डॉक्टर हो, उनको हम रीच कर पाएँ कि ये ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी और इसका रीज़न क्या है, इसका एविडेंस क्या है। तो ये एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था। और एंड में जैसे कहा गया कि ट्रीटमेंट के अलावा वी हैव टू डिक्रीज द नंबर ऑफ केसेस, तो वी ऑल ऑफ अस हैव सबको इकट्ठे मिलके जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है वो रोकना है। मैं अभी फिर से सबसे अपील करूंगा कि अगर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है तो घर पे ही रहें, भीड़ कम करें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ज़रूर निभाएं, क्योंकि ये सब हम करेंगे तो हमारे केसेस कम होंगे। तो जिन लोगों को हॉस्पिटल की बेड्स की ज़रूरत है उनको फिर वो आराम से बेड मिल पाएगा और ऑक्सीजन मिल पाएगा।